नमस्कार मित्रों, हमने पिछले वीडियो में दुर्खिम के श्रम विभाजन के संदर्भ में ये जानने का प्रयास किया कि श्रम विभाजन क्या है। श्रम विभाजन के प्रत्येक समाज में क्या आधार रहते हैं और दुर्खिम मूलतः श्रम विभाजन के माध्यम से समाज के अंदर प्रत्येक समाज की जो संरचना के आधार पर जो व्यवस्था होती है उसके कारण परिणामों के संदर्भ में दुर्खिम ने बताने का प्रयास किया है। जहाँ मैंने आपको बताया कि समाजों की दो प्रकार की प्रकृति है, एक यांत्रिक समाज जिसे कि हम परंपरागत समाज कह सकते हैं, दूसरा सावयवी समाज जिसको कि हम आधुनिक समाज कहते हैं। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपसे यांत्रिक और सावयवी समाजों के मध्य के अंतर और श्रम विभाजन के परिणामों के संदर्भ में चर्चा करूँगा। यांत्रिक और सावयवी समाजों में अंतर की जहाँ तक बात है, मोटा मोटी हमें ये ध्यान रखना है कि यांत्रिक समाज यानी ग्रामीण, सरल, आदिम, परंपरागत समाज। सावयवी समाज मतलब आधुनिक, जटिल, औद्योगिक समाज। यांत्रिक एकता या यांत्रिक समाज व्यक्ति को बिना किसी माध्यम से सीधे समाज से जोड़ता है, वहीं सावयवी समाज सदस्यों की पारस्परिक निर्भरता के आधार पर समाज से जोड़ता है। नेक्स्ट, यांत्रिक एकता में सामूहिक रूप से प्रकट होती है, जबकि आपकी सावयवी एकता में हमारा कार्यों की भिन्नता और विशेषीकरण पाया जाता है। यांत्रिक एकता का आधार समाज में व्याप्त समानता है, तो सावयवी एकता का आधार भिन्नता और विशेषता है। यांत्रिक एकता की अभिव्यक्ति दमनकारी कानूनों से होती है, जबकि सावयवी एकता की अभिव्यक्ति प्रतिकारी कानून से होती है। यांत्रिक एकता सामूहिकता पे बल देती है, जबकि सावयवी एकता व्यक्तिकता यानी इंडिविजुअलिटी के ऊपर या व्यक्ति की स्वतंत्रता पे जोर देती है। यांत्रिक एकता की शक्ति सामूहिक चेतना में पाई जाती है, जबकि सावयवी एकता की उत्पत्ति कार्यात्मक भिन्नता पर निर्भर है। यांत्रिक एकता व्यक्ति और समाज के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करती है, जबकि सावयवी एकता में व्यक्ति और समाज में सीधा संबंध नहीं होता। नेक्स्ट, यांत्रिक एकता व्यक्तित्व के विकास में बाधक है, प्रतिकूल है, जबकि सावयवी एकता में क्या है, व्यक्तिकता की बात है, इसलिए वो व्यक्ति के विकास के अनेकों समुचित अवसर प्रदान करती है। यांत्रिक एकता की तुलना निर्जीव और अचेतन वस्तु से कर सकते हैं, जबकि सावयवी एकता की तुलना शरीर से कर सकते हैं। नेक्स्ट, यांत्रिक एकता में सामूहिकता की भावना पाई जाती है, जबकि सावयवी एकता में भावनाओं के स्थान पर नियमों को अधिक जोर दिया जाता है। अगली बात है, अगला महत्वपूर्ण यांत्रिक और सावयवी एकता का अंतर है कि यांत्रिक एकता में अपराध के स्वरूपों की संख्या अधिक होती है, जबकि सावयवी एकता में अपराध के प्रकारों की संख्या कम होती है। नेक्स्ट, यांत्रिक एकता का संबंध खंडात्मक सामाजिक संरचना से, जबकि सावयवी एकता में संगठित संरचना पाई जाती है। नेक्स्ट, यांत्रिक एकता में धर्म की प्रधानता होती है, जबकि सावयवी एकता में धर्म का प्रभाव घट जाता है। अगला अंतर है, यांत्रिक एकता प्राचीन, सरल, आदिम समाजों में पाई जाती है, जबकि सावयवी एकता आधुनिक, जटिल, औद्योगिक समाजों में पाई जाती है। अब मैं आपसे चर्चा करूँगा कि ये श्रम विभाजन है, इसके क्या कारण हैं, ये किस वजह से समाज के अंदर उत्पन्न होता है। तो दुर्खिम ने इसके जो मुख्य कारण बताए हैं, वो 3 कारण बताए हैं। पहला कारण है, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कि जब समाज की जनसंख्या का आकार और घनत्व में वृद्धि होती है। सॉरी यानी जब
किसी भी समाज की जनसंख्या बढ़ती है तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, घनत्व भी बढ़ेगा। तो घनत्व दो प्रकार का होता है, एक नैतिक घनत्व और एक भौतिक घनत्व। जहाँ तक भौतिक घनत्व का अर्थ है, ये आप लोग भूगोल में पढ़ा है, आपने छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है कि प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या को हम घनत्व डेंसिटी कहते हैं। तो जनसंख्या बढ़ेगी तो नैसर्गिक है घनत्व भी बढ़ेगा, लेकिन घनत्व बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, नैतिक घनत्व भी बढ़ेगा। नैतिक घनत्व का तात्पर्य है कि उस परिधि में रहने वाले लोगों के मध्य संबंध भी विकसित होंगे। संबंध विकसित होंगे तो आवश्यकताएं विकसित होगी, आवश्यकताएं विकसित होगी तो नवीन समूह का निर्माण होगा, और इन नवीन समूहों के निर्माण के साथ ही इनमें एकता व्यवस्था बनाए रखने का काम श्रम विभाजन करता है। ये आपको पिछले वीडियो में बताया मैंने। और दूसरा जो कारण बताया है दुर्खिम ने श्रम विभाजन का, वो कारण है कि सामूहिकता का उत्तरोत्तर ह्रास, यानी सामूहिकता की जगह अब धीरे धीरे क्या आने लग जाएगी, व्यक्तिकता। जैसे आप देखते हैं ग्रामीण समाज में वहाँ क्या है, सामूहिकता है, लेकिन गांव से जैसे जैसे हम शहरों की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ हमें क्या देखने को मिलती है, व्यक्तिकता, इंडिविजुअलिटी। गांव में तो हम समूह, समाज, जाति, संगठन, गांव की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही हम शहरों में आते हैं तो व्यक्ति स्वयं के विकास की बात करता है, स्वयं के परिवार की बात करता है, स्वयं तक सीमित हो जाता है। और तीसरी बात है पैतृकता का घटता प्रभाव। जब ये पैतृकताएँ धीरे धीरे घटती जाती है, प्रथा, परंपरा, रीति रिवाजों का प्रभाव घटता जाता है, तो व्यक्ति फिर धीरे धीरे तार्किकता की तरफ जाता है, रैशनैलिटी की तरफ जाता है, तो उसके चिंतन का दायरा भी बदल जाता है। अब मैं बात करूंगा आपसे श्रम विभाजन के परिणामों की। श्रम विभाजन का पहला परिणाम तो क्या है, स्वतंत्रता और विशेषीकरण। धीरे धीरे कार्य बढ़ेंगे तो उनमें क्या आएगा, स्पेशलाइजेशन आएगा। नेक्स्ट है सभ्यता का विकास। नैसर्गिक है कि जब कार्य बढ़ेंगे, कार्य को करने वाले लोग बढ़ेंगे, नए नए तौर तरीके ईजाद होंगे, तो सभ्यता और समाज का विकास भी होगा, सामाजिक प्रगति होगी, समाज में परिवर्तन आएंगे, व्यक्तिकता में परिवर्तन आएगा, नवीन समूहों का निर्माण होगा, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, व्यक्तिवादी विचारधारा बढ़ेगी। यानी एक नेक्स्ट महत्वपूर्ण बात क्या आई कि जहाँ जो शुरुआती समाज या यांत्रिक समाज बोल रहे थे हम, वहाँ तो क्या था, सामूहिकता थी। अब यहाँ क्या हो जाएगा, व्यक्तिवादिता, यानी व्यक्ति स्वयं के दायरे तक सीमित हो जाएगा। तो एक अगला महत्वपूर्ण बदलाव होगा, वो क्या होगा, प्रतिकारी कानून। प्रतिकारी कानून का अर्थ है कि जहाँ यांत्रिक समाज में कौन से कानून थे, दमनकारी कानून, टिट फॉर टैट, आँख के बदले आँख, भाई के बदले भाई, लेकिन यहाँ कानून का स्वरूप बदल जाएगा। यहाँ कानून का कार्य अपराधी को समाप्त करना नहीं, अपराध को समाप्त करना है। यानी व्यक्ति के सुधार हेतु, समाज के सुधार हेतु यहाँ कानून होंगे। सावयवी सामाजिक एकता होगी, यानी पूरा शरीर क्या होगा, पूरा समाज क्या होगा, एक शरीर की भांति होगा, जहाँ उसके प्रत्येक अंग एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। अब मैं आपसे अगले वीडियो में श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूपों की और इसके विश्लेषण की चर्चा करूँगा। धन्यवाद।